हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन। अभी तक आप जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी की सीरीज पढ़ रहे थे, मेरे पैरा मेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट्स, उन्होंने अभी तक देखा कि स्लेवरी ग्लैंड्स की हम बात कर चुके हैं। हम इसके बाद गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की बात कर चुके हैं, एक्सोक्राइन पैंक्रियास की बात कर चुके हैं, लिवर की, स्मॉल इंटेस्टीन की और लार्ज इंटेस्टीन की। लगभग डाइजेशन का पूरी चीज़ें काफ़ी हद तक सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक पोर्शन जो सिर्फ बचा हुआ अप्लाइड पार्ट। अप्लाइड हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता आया था, बट मैं चाह रहा था कि पूरा अप्लाइड एक जगह साथ में हो जाता है और अप्लाइड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है, तो जो डे टू डे लाइफ में भी काम आना है आपको, और बीइंग इन यू आर पार्ट ऑफ अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। तो आज बात करते हैं थोड़ा सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी के अप्लाइड पार्ट की। गैस्ट्राइटिस सबसे कॉमन वर्ड अक्सर सुनते आए। गैस्ट्राइटिस क्या होती है, क्या चीज़ है गैस्ट्राइटिस? तो गैस्ट्राइटिस वर्ड का मतलब होता है, जहां पर भी ये मेडिकल साइंस में ना ये आइटिस वर्ड लगा हो, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आइटिस का हमेशा यही मीनिंग होता है कि आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। जहां भी आइटिस लग जाए मतलब इन्फ्लामेशन होता है। अब इन्फ्लामेशन किसका? गैस्ट्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, जैसे गैस्ट्रिक सिक्रीशन क्या था, स्टमक का सिक्रीशन। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की, या जिसे हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी कह रहे हैं, उसके इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। अब दो तरीके की होती है, एक एक्यूट, एक क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है कोई चीज जो शॉर्ट टर्म में हुई हो, अभी अभी हैपन हुई हो, और क्रॉनिक का मतलब होता है जो चीज एक लंबे समय से चल रही है। एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, कोई चीज हफ्ते भर में हुई है, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 15 दिनों से, एक्यूट कहेंगे। क्रॉनिक मतलब महीनों से चल रही है वो। और क्रॉनिक टर्म इन जनरल हम हमेशा यूज करते हैं। क्रॉनिक टर्म हमेशा जब मोर देन 90 डेज या जिसे 3 मंथ कहते हैं, तब हम क्रॉनिक टर्म यूज करते हैं। तो एक छोटी सी बात ये कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस की अगर थोड़ी सी बात करें, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में न्यूट्रोफिल्स का मेन रोल होता है, और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में जो है वो थोड़ा सा लिम्फोसाइट्स का ज्यादा रोल रहता है। अच्छा, ये एक मोटी मोटी सी बात है, हमेशा याद रखनी है। कोई भी बीमारी हो, न्यूट्रोफिल हमेशा एक्यूट अटैक में सबसे पहले रोल प्ले करते हैं। डब्ल्यूबीसी के टाइप आप पढ़ चुके हैं ना। डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं? सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फ, फिर उसके बाद यूस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स का नंबर यूजुअली सबसे ज्यादा होता है, ये तकरीबन 60% की रेंज में होते हैं। लिम्फोसाइट 20 से 40% की रेंज में होते हैं, और बची हुई जगहों पर बाकी और सारे सेल्स होते हैं। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होती है? एक्यूट गैस्ट्राइटिस में न्यूट्रोफिल का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में लिम्फोसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कहीं भी लिम्फोसाइट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्रॉनिक बीमारी है। तो क्रॉनिक मतलब पुरानी है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को लंबे समय से इन्फेक्ट कर रखा है। और इसमें क्या होता है, चीफ सेल और पैराइटल सेल्स दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। पैराइटल सेल से हमारा क्या निकलता है? पैराइटल सेल से एक बार क्विक रिवीजन, पैराइटल सेल से निकलता है एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर, और चीफ सेल्स निकालते हैं एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन। तो ये सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं और पूरा ये प्रोसेस खराब हो जाता है। विटामिन बी 12 की भी डिफिशियंसी हो जाएगी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकला। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर की। बहुत कॉमन है, दिन पर दिन बढ़ता गैस्ट्राइटिस। पेप्टिक अल्सर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में हर तीसरे आदमी को होता चला जा रहा है। तो इसमें क्या है, पेप्टिक अल्सर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्टमक या ड्यूडेनम, दोनों जगह बात करते हैं। पेप्टिक अल्सर दो तरीके के हो सकते हैं। एक गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब अगर वो स्टमक में हो गया। और ड्यूडेनल अल्सर कब बोलेंगे? जब वो क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे ड्यूडेनम में कहते हैं। तो ये पेप्टिक अल्सर दो तरीके के, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। और म्यूकस मेम्ब्रेन का इरोजन हो जाए, मतलब वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें, पहले हमने क्या बात करी, सिर्फ इन्फ्लामेशन की, तो गैस्ट्राइटिस हो गई। अब इतनी ज्यादा वो चीज बढ़ गई कि इरोजन ही हो गया, वो मेम्ब्रेन ही डैमेज हो गई, और उसमें घाव जैसा बन गया, छाले जैसा बन गया, घाव तैयार हो गया। उस घाव को हम क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। अब ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, याद रहे तो कोई बात नहीं, ना रहे तो भी बहुत अच्छी बात है। एक्सेसिव गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशन को कहते हैं, छोड़ दीजिए इसको। एच पाइलोरी की हम बात करते ही आ रहे हैं। एच पाइलोरी थोड़ा सा याद रखना है कि एच पाइलोरी क्या होता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया है जो जीआई ट्रैक्ट में होता है, जिसकी वजह से अल्सर होता है। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, और अल्टीमेटली जब म्यूकस मेम्ब्रेन खराब होगी तो पहले गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन, और फिर उसके बाद अल्सर अल्टीमेटली। अब एक्यूट गैस्ट्राइटिस में हिस्टामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जो टिश्यू डैमेज, इन्फ्लामेशन होता है, फर्दर एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है। बस इतनी सी बात है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है।
अब मैनेजमेंट कैसे होता है? मैनेजमेंट मतलब इलाज क्या है? पहला इलाज सबसे पहले याद रखना लाइफ स्टाइल चेंज है, जो सबसे नीचे लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब फूड ऐसा लिया जाए जो पेट के लिए खराब ना हो, थोड़ा सेमी सॉलिड डाइट ली जाए, मिर्च मसाले का इस्तेमाल ना, अल्कलाइन फूड लिया जाए जैसे कि दूध का इस्तेमाल किया जाए, लोकल एंटासिड्स मतलब वो एंटासिड्स जो स्टमक में जाकर के काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कॉमन एंटासिड सिरप्स का नाम सुनते रहते हैं, डाइजीन एंड ऑल, तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह का ही सस्पेंशन होता है, वही एज अ लोकल एंटासिड काम करता है, उसको यूज करते हैं। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एग्जाम्पल के तौर पर रेनिटिडीन लिखा हुआ है, तो ये H2 ब्लॉकर्स होते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। एंड सबसे कॉमन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI, जो मैंने गैस्ट्रिक सिक्रीशन में आपको पढ़ाया था कि प्रोटॉन पंप कहाँ पे काम करता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सीधे हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को ही रोक देता है, सबसे पावरफुल दवा यही है। और इसके एग्जाम्पल क्या, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, ऑस्मोप्राजोल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, पेंटाप्राजोल, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। PPI बोलते हैं जिनके आगे जोल लगा होता है, जोल जिनके आगे लगा होता है PPI होते हैं। और कई बार एंटीबायोटिक्स भी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए यूज करी जाती हैं, 7 दिन से 14 दिन के लिए, जिसमें H. पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, उसको एरेडिकेट करने के लिए कि H. पाइलोरी बैक्टीरिया खत्म हो जाए। पैंक्रेटाइटिस, इस बीमारी के बारे में पहले शॉर्ट में बात कर चुका हूं। अल्कोहल, गॉल स्टोन, ये दोनों सबसे कॉमन रीजन है जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। पेंक्रियास का इन्फ्लामेशन हो जाता है, होता क्यों है ये याद रखिए भैया। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन किससे बना था? ट्रिप्सिनोजन से, आप लेक्चर में पढ़ चुके हैं इस चीज को। ट्रिप्सिनोजन से बना ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिनोजन जो पेंक्रियाज में स्टोर रहता है और जब वो निकलता है कॉमन बाइल डक्ट की हेल्प से, जब वो आता है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तब वो ट्रिप्सिनोजन से कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में। और किसकी हेल्प से होता है? इंट्रोकाइनेस की हेल्प में, ये चीज आप पढ़ चुके हैं। और ट्रिप्सिन जो है वो सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। वहां पर बताई थी मैंने ये बात कि ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में या प्रो एंजाइम के फॉर्म में इस वजह से रहता है क्योंकि अगर वो ट्रिप्सिन के फॉर्म में तैयार हो गया पेंक्रियास के अंदर ही, तो पेंक्रियास की वॉल को डाइजेस्ट कर देगा, इस वजह से पेंक्रेटाइटिस बीमारी हो जाएगी। तो यूजुअली ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है, और ट्रिप्सिन का फॉर्म आकर के कहां तैयार होता है? इंटेस्टीन में आगे स्टोर ट्रिप्सिनोजन रहता है, इंटेस्टीन में पहुंचा, ट्रिप्सिन में बदल गया, किसकी हेल्प से? इंट्रोकाइनेस की हेल्प से, ठीक है, वो जो इंटेस्टीन में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टीन में। अब ये जो ट्रिप्सिनोजन है, मान लीजिए गॉल स्टोन या अल्कोहल की वजह से एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गई पेंक्रियाटिक डक्ट में। अब इतना तगड़ा ब्लॉक हो गया, इतना तगड़ा ब्लॉक हो गया कि वो ट्रिप्सिनोजन इतना ज्यादा हो गया कि अब वो रोका नहीं जा रहा, जो उसके इनहिबिटरी फैक्टर हैं वो भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, और ट्रिप्सिनोजन पेंक्रियास के अंदर ही किसमें कन्वर्ट हो गया? ट्रिप्सिन में, बिना इंटेस्टीन में पहुंचे। और जैसे वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, उसने वहीं पे पेंक्रियास की वॉल्स का, सेल्स का, सबका डाइजेशन शुरू कर दिया। और जब डाइजेशन शुरू हो गया तो बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, क्यों? क्योंकि पूरा पेंक्रियास इन्फ्लेम्ड हो गया, बहुत तेज पेट में दर्द होगा, और उसके बाद उल्टियां होना शुरू होंगी, और उसके अलावा काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म डैमेज होगा अगर टाइम पे इलाज नहीं हुआ। यहां तक कि पेंक्रियास का जो इंडोक्रीन पोर्शन है, जहां पर अल्फा बीटा सेल्स प्रेजेंट है, जहां से इंसुलिन ग्लूकागॉन निकल रहा है, वो भी डैमेज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बीमारी गॉल स्टोन, या जिसे कोलीलिथियासिस कहते हैं। ये गॉल स्टोन जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, गॉल ब्लैडर में फॉर्म हो जाते हैं। लंबे समय तक खाना ना खाना, भूखे रहना, या बहुत ज्यादा फैटी डाइट लेना, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा होना, वेट ज्यादा होना, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा कारण होते हैं गॉल स्टोन बनने का। एज, सेक्स में मेनली फीमेल्स में ज्यादा होता है, और डाइट मैंने जैसा कहा कि लंबे समय तक भूखे रहना, ये कारण होता है। और बिलियरी ट्रांजिट रिड्यूस, मतलब आप बहुत लंबे समय तक भूखे रह रहे हो, अब गॉल ब्लैडर में बहुत लंबे तक स्टोर है बाइल, अब वो जब लंबे समय तक स्टोर रहेगा उसको निकलने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया था कि जब आप खाना खाओगे, फैटी मील पहुंचेगा ड्यूडेनम में, तब CCK निकलेगा, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, जो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा। किस वजह से? कि भाई अब निकालो बाइल बाहर, बट आपने खाना खाया ही नहीं, CCK निकला ही नहीं, गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन निकला नहीं, लंबे समय तक स्टैग्नेंट पड़ा रहेगा उसमें, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टोन्स का फॉर्मेशन, जो कोलेस्ट्रॉल के गॉल स्टोन्स बनते हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक, अब कॉन्स्टिपेशन, ये शब्द बड़े अच्छे से समझ लेना। हिंदुस्तान में हर आदमी कह देता है कि हम भैया कॉन्स्टिपेटेड हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बट कॉन्स्टिपेशन टर्म तब कहते हैं जब मोर देन 3 डेज तक जो है मोशन के लिए कोई ना गया हो, फीकल मैटर का डिस्चार्ज ना हुआ, मोर देन 3 डेज। जो जनरली एज यूजुअल आदमी कहता है कि पेट ना साफ होना, मोशन गए में क्लियरिटी नहीं फील हुआ, फ्री नहीं फील हो रहा है,
वो मेनली कारण किस चीज का होता है, वो मेनली होता है इनएडिक्वेट डिफिकेशन, प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है, इनएडिक्वेट डिफिकेशन मतलब सही मात्रा में डिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन कॉन्स्टिपेशन मतलब 3 दिन से ज्यादा तक मोशन ना होना, एब्सेंस, ये हुआ कॉन्स्टिपेशन। अब इसके जो सबसे बड़ा कारण वो है वो डाइट है और लैक ऑफ डाइटरी फाइबर है। बाकी और बड़े कारण भी हो सकते हैं, कोई ट्यूमर बन गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इंटेस्टीन ही आगे रुक गई, रास्ता ही ब्लॉक हो गया, वो एक अलग बात है। बट जो सबसे कॉमन कारण है लैक ऑफ डाइटरी फाइबर, पानी कम पीना, खाने में डाइटरी फाइबर की मात्रा कम, लार्ज इंटेस्टीन में सारी चीजें चर्चा कर चुका हूं, हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज। तो कॉन्स्टिपेशन के बाद हमें चर्चा करनी है डाइटरी फाइबर्स की। डाइटरी फाइबर मैं बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, रफेज है, यही बल्क बनाते हैं और बैक्टीरिया इस पे एक्शन करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट विटामिन B12, राइबोफ्लोविन, थायमीन, जिनकी सबकी बात करी थी, वो बनाएगा। और ये कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से निकाल देते हैं। आपने ये देखा था कि जो बाइल बन रहा था वो कोलेस्ट्रॉल से बन रहा था। अब वो बाइल अल्टीमेटली आया इंटेस्टीन में, अब डाइटरी फाइबर से मिल गया वो बाइल, और वो बाइल मोशन के साथ, फीकल मैटर के साथ बॉडी से बाहर निकल गया। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल ही निकल गया अल्टीमेटली, बाइल निकला तो मतलब कोलेस्ट्रॉल निकल गया। क्यों? क्योंकि बाइल बना ही कोलेस्ट्रॉल से था। अब आपने डाइटरी फाइबर ढंग की क्वांटिटी में लिया नहीं, अब वो जो बाइल निकला था वो उसमें फंसा नहीं, अब बाइल और रीएब्सॉर्ब हो गया इंटेस्टीन में फिर से, और फिर पोर्टल सर्कुलेशन से फिर लीवर में पहुंच गया। अब क्या हुआ, जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी से निकलना था वो नहीं निकला, और क्वांटिटी क्या हुई कि कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में बढ़ने लगी। तो डाइटरी फाइबर खाली इसलिए फायदा नहीं कर रहा है कि मोशन प्रॉपर हो जाएगा, क्लियरिटी रहेगी, बैक्टीरिया काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा बॉडी से कम हो रही है, मदद कर रहा है। और सबसे अच्छा सोर्स क्या है? फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल खाते रहिए, डाइटरी फाइबर बढ़ता रहेगा। इसके अलावा मोटा अनाज खाइए, वो अनाज जो जिनमें फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा है। अब बस इस टर्म को थोड़ा सा समझ लो, स्टैटोरिया। स्टैटोरिया का मतलब ये होता है कि फैट इन स्टूल, फैटी स्टूल, मतलब जो फीकल मैटर निकला है उसमें फैट की क्वांटिटी ज्यादा है। और फैट की क्वांटिटी क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाया। तो ये सबसे कॉमन कारण, जब भी फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मेनली लिवर की खराबी होती है, तब स्टैटोरिया हो जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें क्या होगा? बल्कि, पेल, ऑयली अपीयरेंस, फाउल स्मेलिंग। फाउल स्मेलिंग क्यों हो? क्योंकि इतना ज्यादा फैट था जिसपे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा से बैक्टीरिया ने एक्ट किया, तो फाउल स्मेलिंग गैसेस निकल आई। और ऑयली अपीयरेंस क्यों होगा? जब फैट है तो भाई ऑयली तो फील होगा ही होगा वो। तो यही चीज है स्टैटोरिया, मतलब फैटी स्टूल और कुछ नहीं। स्टूल में मतलब फीकल मैटर में बहुत सारा जो है क्या होना? स्टैटोरिया, यही मतलब फैट की क्वांटिटी ज्यादा होना। ठीक। अब इरिटेबल बावल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? पेट में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, ब्लोटिंग फील होती है, किसी को डायरिया होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है। अलग अलग आदमी को अलग अलग सिम्टम आते हैं। कभी किसी को दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है, कभी किसी को होगा कि वो बार बार डायरिया हो रहा है, उसको बार बार जाना पड़ रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि मोशन हो ही नहीं रहा, म्यूकस आ रहा है स्टूल में। ये बीमारी एक्चुअली इंटेस्टीन से ज्यादा, इरिटेबल बावल लिखा हुआ है बट इरिटेट ब्रेन है। ये जनरली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, बहुत से लोगों में ये चीज होती है। ये एंजाइटी की वजह से और सारे कारणों से हो जाता है। और इसमें क्या होता है? बॉवल मूवमेंट इंक्रीज कर जाता है, बॉवल मूवमेंट एकदम से कम हो जाता है। ये तो इरिटेट बॉवल नहीं है, इरिटेट है ब्रेन, दिमाग की परेशानी है, बट बॉवल में ये पेट में ये लक्षण दिख रहे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि कभी आप एंजाइटी में परेशान हो तो अचानक से पेट में गुड़गुड़ महसूस होती है और आदमी को मोशन के लिए जाना पड़ता है। वो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया एंजाइटी वाला। अब जैसे कोई परमानेंट परेशान है, उसको इरिटेशन रहती है, दिमाग में वो परेशान रहता है, कुछ एंजाइटी की दिक्कत है, तब होगा इरिटेबल बावल सिंड्रोम लंबे समय तक। और इसकी एक डायग्नोसिस जो बनती है इलाज की, वो एक एक्सक्लूजन डायग्नोसिस बनती है। जब कोई बीमारी नहीं मिलती, कोई प्रॉपर कॉज नहीं मिलता, तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री भी इसकी होती है, जिसके अब इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज, इसमें वही इन्फ्लामेशन है, इसमें इन्फ्लामेशन है। इरिटेबल बावल, दोनों शब्द याद रखना, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, जहां इरिटेशन थी वहां बावल नहीं इरिटेट है, वहां दिमाग इरिटेट है, इसलिए बावल इरिटेट हो रहा है। लेकिन जो इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज है वहां पे लिटरली इन्फ्लामेशन है। और इसमें क्या होता है? एक एग्जाम्पल होता है कॉन्स डिजीज, बहुत ज्यादा याद मत रखो आप लोग, नर्सिंग पैरामेडिकल को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और दूसरा नाम होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। दो ही बीमारी का खाली नाम याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना, अगर कभी अप्लाइड पूछा जाए तो इसमें लार्ज इंटेस्टीन इन्वॉल्व होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और जो ये है आपका क्या कहते हैं, इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज, कॉन्स डिजीज,
इसमें माउथ टू एनस तक कहीं भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट इसमें डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस इसमें भी होता है। बट जब लिवर की, जब इंटेस्टीन का एक पार्ट निकाल के बायोप्सी उसकी करा लेते हैं, बायोप्सी वो जांच होती है जब हम उस टिश्यू का कहीं से जहां प्रॉब्लम है वहां का टुकड़ा निकालते हैं, उसकी माइक्रोस्कोप के अंदर देख करके उसकी स्टडी करते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज माइक्रोस्कोप में बायोप्सी करते ही दिख जाती है। तो ये क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, दो नाम याद रखने, एक क्रॉन्स डिजीज और दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये दो बीमारियां हैं। ठीक है, ये थोड़े से नाम याद रखने, इसके अलावा बहुत ज्यादा इसको याद नहीं रखना। डायरिया, डायरिया क्या हो गया? डायरिया मतलब बार बार लूज मोशन होना। अब लूज मोशन या डायरिया जिसे हम कहते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट होती है और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई 3 बार गया दिन में और मोशन नॉर्मल हो रहा है, कंसिस्टेंसी ठीक है, तो इसका मतलब उसे हम डायरिया नहीं कहेंगे। बट 3 से 4 बार गया है लेकिन वाटरी डायरिया हो रहा है, पानी जैसा मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो डायरिया है। तो डायरिया में फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, किस तरीके का मोशन हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार हुआ बट अगर नॉर्मल कंसिस्टेंसी तो सही है, बट अगर मान लीजिए कि कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है तो 3 से 4 बार भी ज्यादा होता है। क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा। बाकी अगर कहीं से इन्फेक्शन हो जाए, सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन ही होता है कि इन्फेक्शन हो गया, कुछ आपने उल्टा सीधा खा लिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो गया और फिर उसके बाद डायरिया हो गया। ठीक, अब ट्रीटमेंट वही है, ORS देना है सबसे पहली चीज। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन करना है, क्योंकि डायरिया जब लंबे समय तक रहेगा तो वाटर लॉस होगा, साथ में सॉल्ट का लॉस होगा, तो आदमी डायरिया से कभी नहीं मरता, वो वाटर और सॉल्ट के लॉस से मर जाता है। और वो रेप्लिनिश किससे कर सकते हैं? ORS से। ORS से रेप्लिनिश इस चीज को किया जा सकता है, ORS से। तो ORS सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और बाकी प्रॉपर हाइजीनेटेड फूड खाया जाए, साफ सुथरा खाना, फ्रोजन फूड फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाना है, या जो फ्रोजन फूड नहीं आता आजकल टीवी पे बहुत ऐड आता है फ्रोजन फूड का, तुरंत रेडीमेड फूड रहता है, आपने हल्का सा माइक्रोवेव किया और खा लिया, उन फूड्स में इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा रहता है। तो फ्रेश खाना खाइए, जो पुरानी फिलॉसफी हिंदुस्तानी उसको फॉलो करिए, और ORS का जो है घोल पी सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स अगर जरूरत पड़े उसके बाद तो ली जा सकती है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम, डायरिया हो गया, हमने डायरिया डिस्कस कर लिया, और ये आगे बढ़ नहीं रहा। अपेंडिसाइटिस, इसकी बात भी कर चुका हूँ। अपेंडिसाइटिस वर्मी फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स, जो हमने सीकम के बगल में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे प्रेजेंट था, वहां पे हमने इस चीज को देखा था। और अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मी फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, कभी खाना जाकर के इसमें फंस जाता है, बैक्टीरियल एक्शन शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने से इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आ जाती है, भयंकर दर्द शुरू हो जाता है पेट में और उल्टियां होने लगती हैं। इस कंडीशन में मरीज को इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर के पास पहुंचना होता है। अगर वो एंटीबायोटिक्स देकर के ट्रीट हो पाता है तो इट विल बी गुड, अगर नहीं ट्रीट हो पाता है तो सर्जरी करके वर्मी फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। निकालने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन है बॉडी में, इसका कोई काम नहीं है, तो बस एक ऑपरेशन का खाली तकलीफ होती है, लेकिन निकल भी जाता है तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में नहीं आती। बस एक सर्जरी का ही बेसिक कॉम्प्लिकेशन होता है कि सर्जरी करवानी पड़े। तो अगर एंटीबायोटिक देकर के ट्रीट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इसकी हम सर्जरी करवा देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे, यहाँ पे ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स दिख रहा है, ये आपको ये चीज दिखाई थी, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, यहाँ पे ये कनेक्टेड है पोर्शन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर से आई और यहाँ पे सीकम पे ज्वाइंट कर रही है, ये आपको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स दिख रहा है। अब इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन का मतलब होता है आंत का फंस जाना, या सिंपल भाषा में बोला जाए कि एक सेगमेंट में दूसरा सेगमेंट घुस गया। जनरली ये डायग्राम को देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन घुस गई है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब घुस जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन, रास्ता बंद हो गया, और जब रास्ता बंद हो गया तो यहाँ का काइम जो है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होते ही क्या प्रॉब्लम होगी, ब्लॉक होते ही पेट में दर्द होगा, गैस निकलेगी नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मोशन होगा नहीं और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस लक्षण के साथ मरीज पहुंचता है इमरजेंसी सिचुएशन में, और यूजुअली सर्जरी ही करवानी पड़ती है। इंटरसेप्शन, जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं आंत फंस गई, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ कि अंदर इंसर्ट हो गई और फिर उसके बाद पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, ये चीज हो गई। अब द लास्ट वन थोड़ा सा ज्वाइंटिस, ज्वाइंटिस जिसे आम भाषा में लोग पीलिया कहते हैं, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड डीप टिश्यू। अब इसको समझिए,
जनरली 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल होता है। बट जब लेवल इंक्रीज करता है तो सबसे पहले स्क्लेरा में दिखना शुरू होता है, ये जो आंख का वाइट पोर्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसके अलावा ये दिखना शुरू होता है, ये पूरा कंजक्टाइवा में दिखेगा, बल्बर कंजक्टाइवा में इसको देखेंगे। और इसके अलावा ये पाम्स में दिखेगा, सोल्स में दिखेगा, स्किन में भी आ जाता है। जैसा जैसा लेवल इंक्रीज करता जाएगा वैसा वैसा दिखता जाएगा। और इसके कारण क्या होते हैं, कई तरीके की होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स को इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं, बस ये याद रखें कि जॉइंटिस क्या है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड डीप टिश्यू, ये चीज है। मतलब डीप टिश्यू और स्किन में येलो डिस्कलरेशन हो जाना, इसे जॉइंटिस कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ जाती। अब दो तरीके, या तो बिलिरुबिन निकल ना पा रहा हो, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, गॉल स्टोन जाकर के फंस जाए, बिलिरुबिन ना निकल पाए, ये एक तरीका हो सकता है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि बिलिरुबिन जो है वो उसकी सिंथेसिस बढ़ गई। जैसे कि अब बिलिरुबिन बनता कहाँ से? बिलिरुबिन बन रहा होता है हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से। आप पढ़ चुके हैं पहले कि हीम और ग्लोबिन अलग हो गए थे, हीम से बिलिरुबिन बना था। ये चीज आपको मैं लिवर वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो हीम जब ज्यादा ब्रेकडाउन हो गया, कोई ऐसी बीमारी है, तब क्या होता है, ये बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। तो यहीं पे आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।